देश का चरित्र उसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक विचारधारा में बसी संस्कृति की एक छवि होता है और इसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों का योगदान होता है वे राष्ट्र के इतिहास में महापुरुष और प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि राजनीति समय समय पर महापुरुष और उनके विचारों का सियासी दोहन करके लाभ अर्जित करने की कोशिश करती रहती है। इसी तरह देश के आदिवासी भी हमारी आदि संस्कृति के प्रतीक हैं और इसी वजह से आए दिन सियासी गलियारों में इनके विकास, विश्वास और उत्थान को लेकर बहस छिड़ी रहती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी बेल्ट को लेकर खींचतान एक बार फिर तेज हो गई है और इस बार मोर्चा संभाला है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। मंगलवार को जबलपुर पहुंचे सिंघार ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर कहा कि महाकौशल कांग्रेस और आदिवासियों का अभेद्य किला है जिसे भाजपा कभी नहीं ढहा सकती। सिंघार ने भाजपा पर आदिवासी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को आदिवासियों की याद सिर्फ चुनाव के वक्त आती है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के सम्मान और हक की लड़ाई लड़ी है। इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए 5 राज्यों के आदिवासी नेताओं के साथ बैठक की है, जिनमें आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे जबलपुर। महाकौशल को बताया कांग्रेस का अभेद्य किला। क्षेत्र की औद्योगिक स्थिति पर उठाए सवाल। आदिवासियों के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी। महाकौशल और आदिवासी अंचलों में नहीं हुआ विकास। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नाम पे वोट तो मांगती है। क्या आदिवासी क्षेत्र के साथ आपने उपयोजनाओं के अंदर पैसा दिया? इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर ये मुद्दे रहेंगे, चाहे हर वर्ग के मुद्दे हो, उस वर्ग को लेके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गोंडवाना साम्राज्य की महारानी के 462वें बलिदान दिवस पर उनके समाधि स्थल बारहा पहुंचकर वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी उस वीरांगना के प्रति अपनी आदरांजलि भी प्रस्तुत की है और रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पाठों को हम पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना रहे हैं। गोंडवाना की वो वीरांगना को जीवन भर मध्य प्रदेश के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। रानी दुर्गावती की विरासत पर राजनीतिक दावेदारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष सीधे सीधे सरकार से सवाल करें तो फिर एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले समय में महाकौशल और आदिवासी मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनने वाले हैं। वहीं आगामी विधानसभा सत्र भी गर्म रहने वाला है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से महाकौशल को अपना सियासी गढ़ बना पाएगी या फिर बीजेपी अपनी नीतियों और विकास योजनाओं के दम पर इस अभेद्य किले में सेंध लगाने में सफल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे मंडला साम्राज्य की महारानी दुर्गावती को लेकर जो एक बार फिर आदिवासी वोट बैंक पर फिर सियासत शुरू हुई है, उस बात की आज चर्चा होगी। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और बरहा जहां बलिदान हुआ था महारानी दुर्गावती का, वहां पहुंचे, उस समाधि स्थल पर गए, उन्होंने वहाँ माल्यार्पण किया और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि अब वीरांगना दुर्गावती का इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा और निश्चित तौर पर मंडला साम्राज्य की बात न करें, बल्कि देश में कम ही ऐसी महारानियाँ हुई हैं जिनके मारे दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। और आप ये देखिए कि दुर्गावती जी की युद्ध कौशल कला का एक नमूना आप देखिए। उन्होंने करीब 54 के आसपास लड़ाई लड़ी और उसमें से 53 जीती। तो अंदाज लगा लीजिए उनका स्ट्राइक रेट कितना ज़बरदस्त था। ये जो मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, वहाँ घुसने से भी डरते थे और करीब 25,000 से ज़्यादा गांव पर उनका शासन था। और केवल शासन इस बात के लिए नहीं था कि लड़ाई झगड़े या किसी को भगाना,
एक जो एक कुशल संचालन पूरे राज्य की व्यवस्था का दुर्गावती ने किया वो सराहनीय है और अनुकरणीय है। अब इस बात को लेकर जब मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे उनके बलिदान दिवस पर और माल्यार्पण किया, तो नेता प्रतिपक्ष भी जबलपुर पहुँचे और उन्होंने भी आरोप लगाए कि बीजेपी को चुनाव के समय आदिवासियों की याद आती है और आदिवासियों के विकास के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हुआ और केंद्र में वही आदिवासी समाज। तो इन सब पर आज चर्चा होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सियासत के क्या हैं मायने? मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र क्यों बन रहे आदिवासी? कांग्रेस क्यों बता रही बीजेपी को आदिवासी विरोधी? प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कितना हुआ विकास? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रेम व्यास जी आपसे कर रहा हूँ मैं। और आज मुख्यमंत्री पहुँचे वहाँ बलिदान दिवस पर महारानी दुर्गावती को, और जैसे वहाँ पहुँचे तो फिर सियासत शुरू हो गई, विपक्ष भी एक्टिव हो गया, विपक्ष ने भी आरोप लगाए। लेकिन एक बात ये ज़रूर है प्रेम व्यास जी, निश्चित तौर पर वीरांगनाओं को और जो हमारे इतिहास पुरुष हैं उनको, महिलाओं को याद करना ही चाहिए और नई पीढ़ी को उनके शौर्य गाथाओं से परिचित कराना ही चाहिए। लेकिन एक बात ये ज़रूर उठती है कि बार बार विपक्ष आरोप जो लगाता है कि भाजपा को चुनाव के समय इनकी याद आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो आप ये भी बताना कि मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे तो वीरांगना दुर्गावती को लेकर भी आपके क्या विचार हैं? आपने इन आदिवासी जो आइकॉन हैं उनको लेकर आपने क्या किया, और वो जो आदिवासी बेल्ट है उसके औद्योगिक विकास के लिए क्या किया? देखिए योगीराज जी, 2014 के बाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ है और उन आदिवासी सभी योद्धाओं को हमने सम्मान देने का कार्य किया, चाहे वो टंट्या मामा हो, चाहे वो विविधताओं को जोड़ने वाला आदिवासी गौरव दिवस की बात हो, और चाहे वो रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, हमने सम्मान देने का कार्य करा और प्रयास किया है कि इनके जो वीर गाथाएं थी जिनको भुला चुके थे 3M के चक्कर में, मुगल, मार्क्स और मेकाले, इन शिक्षण पद्धतियों के चक्कर में इन सबको भुला चुके थे आदिवासी योद्धाओं को। कांग्रेस तो ये बताए कि 70 वर्षों में आदिवासी योद्धाओं का जो इतिहास था उसको जनता के मध्य में कभी लेकर आए क्या? हमने तो माध्यम बनाया है, हमने माध्यम बनाया। जबलपुर में हम कैबिनेट की बैठक करते हैं, बताए कांग्रेस ने 60 वर्षों में की क्या? उसके पूर्व 2003 तक की क्या? नहीं की ना। रानी दुर्गावती मैराथन दौड़ अभी वहां पर आयोजित हो रही है और 462वां बलिदान दिवस है और जनता उससे अवगत होगी। जब हम इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से नारी शक्तिकरण की तरफ जिस तरह से उन्होंने प्रेरणा दी थी, और भारत का तो एक इतिहास रहा है ना, चाहे वो आदरणीय मां साहेब की बात करें, अहिल्या देवी जी की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, रानी दुर्गावती जी की बात करें, रानी कमलापति जी की बात करें, तो हमने प्रयास करा है कि उस इतिहास को, अछूते पहलू को जनता के मध्य में लेकर आए। और कांग्रेस के नेता तो थे ना, जब रानी कमलापति जी का जो स्टेशन का नाम रखा था उस समय आदरणीय गोविंद सिंह साहब ने क्या कहा था, और जब राष्ट्रपति पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को सुशोभित करा था तब भी उनका स्टेटमेंट था कि पता नहीं कहां से लाके बिठा देते हैं। तो जिन लोगों की जो मानसिकता यह है कि कहां से लाके बिठाते हैं, उन लोगों ने क्या विकास कार्य करा होगा? 2023 चुनाव के समय कांग्रेस का हाथ आदिवासियों के साथ, उसके बाद में कोई भी कार्यक्रम आदिवासी अंचल में कराओ तो बता दीजिए। सिकल सेल एनीमिया तक की हमने लगभग 1 लाख जांचें आदिवासी अंचल में प्रारंभ करी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा जब निकलती तो उस अछूते आदिवासी अंचल से निकलती जिसको कोई कवरेज नहीं मिलता, लेकिन उस ग्रामीण क्षेत्र से वे निकलकर और उनको विकास पथ पर प्रदर्शित करते हमने कई सारी योजना चलाई। और 2022 में कई जनजातीय अनुसंधानों को एक करने के साथ में उनकी विविधताओं को जोड़ने का कार्य केंद्र सरकार ने करा। उसके बाद में जन शिक्षा बजट था उसको बढ़ाया, भगवान बिरसा मुंडा के लिए हमने कार्यक्रम करे, और अभी जो कार्यक्रम हो रहा है मूल रूप से वो निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दूसरी बात है कि हम पूरे वर्ष भर कार्यक्रम कर रहे हैं। रानी दुर्गावती के लिए हमने जो वो
श्री अन्न योजना चालू करी थी, 4,000 रुपए हमने देना चालू करे थे। वो क्या चुनाव की बात है या आज ही चुनाव है? लगभग 6 माह पहले हमने घोषणा कर दी थी 4,000 रुपए की। तो निश्चित रूप से जब उनके नाम प्रेषित किए जाते हैं तो जनता के मध्य में एक संदेश जाता है, जागरूकता आती है, चेतना आती है कि ये कौन है और किस तरह का इनका साम्राज्य था। और उसी साम्राज्य को नारी सशक्तिकरण के रूप में आज हम प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता के हित के लिए है और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जितनी भी वीरांगनाएं निश्चित रूप से उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं एक ओपन रिएक्शन ले लेता हूं जरा अमित शर्मा जी से। और अमित जी, इन्होंने तो बहुत सारी योजनाएं गिना दी। तो देखिए, गिनाने में तो खैर नंबर 1 प्रेम जी और भारतीय जनता पार्टी से कोई और ऊपर नहीं निकल सकता। लेकिन जैसे प्रेम जी ने कहा कि 2014 के बाद इन्होंने आदिवासियों की चिंता की शुरुआत करी, तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो प्रेम जी ने स्वीकार कर लिया कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी 10 साल तक सोते रहे और आदिवासियों के साथ अन्याय होता गया और आदिवासियों की जनजाति कल्याण योजनाएं बंद चली, जिनका लाभ नीचे के आदिवासियों को नहीं मिल पाया। ये बात प्रेम जी ने स्वीकार करी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 2014 के बाद आदिवासियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने करी। अब बात होती है कि कांग्रेस ने क्या करा। आज मध्य प्रदेश में अगर आदिवासियों की बात की जाए तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना कांग्रेस से इस बात से होती है कि कांग्रेस पार्टी ने किस मुख्य पद पर भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के चेहरे को मौका दिया। और कांग्रेस ने जमुना देवी उप मुख्यमंत्री बनाई, वर्तमान में हमने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बनाए और तमाम आदिवासी क्षेत्र में कांतिलाल भूरिया जी जैसे बड़े नेता को केंद्रीय मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति तो करती रही, लेकिन मुख्य पदों पर हमेशा अनुसूचित जाति हो, आदिवासी हो, इनको हमेशा पदों से नीचे हटाने का काम करने का काम, सिर्फ श्रेय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। अब मेरे मित्र ने गिनाया कि कितने काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रानी दुर्गावती के इतिहास को मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कह के आगे बढ़ती है और पीछे भूलती है। टंटिया मामा जी की जयंती वर्षों बाद बड़े भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि चुनाव उस समय 2018 का नजदीक था, शिवराज सिंह चौहान जी तत्काल मुख्यमंत्री थे, भोपाल में जमहूरी मैदान पर तमाम देश के आदिवासियों को इकट्ठा करा गया, जिसमें आप भी मौजूद पत्रकारिता के नाते थे। उसमें करीब उन्होंने 16 घोषणाएं करी और 16 घोषणाओं में आज प्रेम जी ये बता दें उन घोषणाओं में वर्तमान की परिस्थितियों में कितनी घोषणाएं लागू की गई। टंटिया मामा पर कहा गया कि बड़ा एक हम पाठ्यक्रम में लाएंगे और टंटिया मामा की जयंती हर वर्ष इसी तरह धूमधाम से मनाएंगे। तो पूछिए, पिछले बार टंटिया मामा की जयंती क्या जम्मूरी मैदान में बनाई गई थी? क्या लाखों लोग इकट्ठे करे गए थे? लेकिन सिर्फ आदिवासियों की चिंता इस बात पर हुई और इस बात की चिंता करी गई क्योंकि चुनाव था। उसके बाद ना टंटिया मामा की चिंता करी गई, ना मध्य प्रदेश में भील बिलाला की जो स्थिति है। मैं तो हो सकता है कि कांग्रेस के नाते मेरे साथी को झूठ बात लगेगी, इन्हीं की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लें कि आदिवासियों पे इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पेशाब तक करी और जिसको शिवराज सिंह चौहान जी ने नाटकीय क्रम से ढूंढ के लाकर उनके पैर धोने का काम किया। अभी हाल ही में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, करीब ये समझ लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम 3-4 आदिवासी मध्य प्रदेश की सरकार में पीटे और मारे जा रहे हैं। किस बर्बरता के दृश्य मध्य प्रदेश में है। इसीलिए बिल्कुल घोषणाएं बंद करें और काम को दिखाने का कार्य करें। ठीक है, प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक कमेंट पे ले लेता हूं प्रदीप जी का और फिर आप जवाब देना। प्रदीप जी, क्या वास्तव में आदिवासी इतने महत्वपूर्ण हैं कि सारे राजनीतिक दल उनको बिल्कुल हाथों हाथ लेने को तैयार रहते हैं और कोई पीछे नहीं रहना चाहता और सब एक से बढ़कर एक अपनी उपलब्धियां बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो कितना जरूरी है ये सब आज के परिवेश में? जी, आप देखें तो SC ST जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए लोग प्रयास तो करते हैं, चाहे पूर्व में सरकारें रही हो चाहे वर्तमान में सरकारें रही, लेकिन लोगों ने अब आदिवासी समाज भी अब ये समझ गया है कि हमारा उत्थान कहाँ है।
और जहां हमारा उत्थान है हम वहां जाएंगे। पहले बहुत आप देखें तो पिछली सरकार में जब बीएसपी की उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी तो बीएसपी इसी आधार पे आई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आदिवासी को उत्थान करेंगे, हरिजन हमारे साथ है। तो इन सब बातों को लेकर बीएसपी एक नए उभार में आई थी। लेकिन उसका हर्ष क्या हुआ, कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा के आधार पे वो नहीं चल सकती है। उसके सामूहिक लोगों का साथ विकास चाहिए, सामूहिक लोगों का उत्थान करने की व्यवस्था बनानी होगी। जो गरीब है वास्तव में, चाहे वो हरिजन आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग में हो, जो गरीब है उनके उत्थान की व्यवस्था अगर देखेंगे तभी वो उनके साथ जुड़ पाए, किसी पार्टी के साथ जुड़ पाएंगे। आप एक व्यक्ति विशेष के लिए कि नहीं हम हरिजन आदिवासी के साथ ही जाएंगे, हम पिछड़े के साथ नहीं जाएंगे, हम बहुसंख्यक के साथ नहीं जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई पार्टी के साथ देगा। आज जो परिस्थिति है, बीजेपी ने जो रोड मैप बनाया है उसका कारण यही है कि बीजेपी के साथ लोग जा रहे हैं। आप देखें तो पिछली सीट में जो हरिजन आदिवासी क्षेत्र में जो सीटें हैं उसमें से 24 सीटें बीजेपी को मिली। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा होगा SC ST वर्ग को कि हमारे साथ है, खड़ी है पार्टी, ये हमारे विकास की ओर सोच रही है, हमें मकान दे रही है, हमें योजनाओं का लाभ दे रही है, तो इसलिए लोग जुड़े। कांग्रेस भी इसके पूर्व में जब काम कर रही थी SC ST उसके साथ था, वो कहीं अलग नहीं हुआ था और यही कारण रहा कि लगातार वो आदिवासी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर कांग्रेस से विमुख क्यों हुए, उसके पीछे जाने की जरूरत है कांग्रेस को। इस वजह से विमुख हुए कि कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हुई होगी, कोई कारण विशेष रहा होगा इस कारण से। जी। तो इसको जोड़ने के लिए कांग्रेस को नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, नए तरीके से उनको साथ लाना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कांग्रेस की जो ये डिमांड है वो पूरी हो पाएगी। ठीक बात है। एक समय प्रदीप जी आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का अपना वोट बैंक था और 2018 के चुनाव तक, मतलब केवल उसके 3 चुनाव छोड़ दे बाकी आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। लेकिन बीजेपी ने इस पर सेंध लगाई और आज बहुतायत वर्ग जो है बीजेपी के साथ जुड़ा दिखाई देता है। अब उसको लेके हो सकता है सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो वहाँ चलाई जा रही हैं, लेकिन एक बात ये ज़रूर आपने अच्छी कही कि अब ये सब जो जाति की जो राजनीति है उस पर विराम लगना चाहिए। चाहे गरीब वर्ग का आदमी आदिवासी हो चाहे सामान्य का हो, सबकी मदद की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि जो मंडला का जो बेल्ट है, जो आदिवासी पूरा बेल्ट है, वो बड़ा प्रमुख भूमिका निभाता है। किसी भी सरकार सत्ता की चाबी वहाँ होती है और उसकी एक वजह यह है कि पूरा का पूरा जो बेल्ट रहा है, जबलपुर डिंडोरी के आसपास का वो जो करीब 20-25 ऐसी जो सीटें हैं वो बड़ी निर्णायक भूमिका में रहती हैं। तो प्रेम व्यास जी, क्या एक ये बड़ी वजह रही है कि बिल्कुल आप जो उनके ऊपर न्योछावर हुए जा रहे हैं कि करीब 90 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर ये वोट बैंक प्रभाव डालता है? तो एक वजह तो शायद ये। दूसरी आप ये भी बताइए, अभी अमित जी ने ये बोला था कि ऐसा कोई आप नेता बताइए जिसको आपने प्रमोट किया। उनने जमुना देवी का नाम गिनाया, उनने उमंग सिंगार का नाम गिनाया। अब क्या कहेंगे आप? दोनों बातों का जवाब देता हूँ। सर्वप्रथम तो अमित जी बड़े भ्राता भी हैं और अच्छे प्रवक्ता है। और मुझे लगता है कि मैंने केंद्र से संबंधित बात करी थी 2014 के बाद, और जिस योजना का मैंने नाम लिया था उस योजना को भी राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान के रूप में 2022 में केंद्र के स्तर पर चालू हुआ था। तो आदरणीय राज्य के स्तर पर तो 2003 से हम चालू कर ही रहे हैं। मैंने केंद्र की बात करी कि 2014 के बाद, तो अब इसमें झूठ की बात कहां से आ गई? दूसरा, आपने कहा कि आदिवासी व्यक्ति के ऊपर निश्चित रूप से दुखद घटना थी, उसका घर तोड़ दिया गया, उस पर तुरंत कार्रवाई की। राजस्थान में आपके विधायक गोपाल मीणा द्वारा जो आदिवासी के ऊपर पेशाब की गई थी और मुंह से जूते उठाए गए थे, जिसके वीडियो तक आए थे, उस पर कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द संवेदनशीलता के साथ में ना बोला। इसीलिए हमने कहा है कि वास्तविकता में हित करना, उनके साथ में खड़े रहना और मात्र राजनीति के रूप में उनका प्रयोग करना। ST SC मंत्रालय का अलग गठन कब हुआ? आदरणीय अटल जी के समय। आप क्यों नहीं कर पाए 60 सालों तक? ST SC मंत्रालय के अलग गठन होने के बाद भी ये सुनिश्चित हो पाया कि योजनाओं को किस तरह से आदिवासी के मध्य में अंतिम व्यक्ति तक ले जाया जाएगा। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2016 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तीसरी बात है जो आप कौन सा हरे आज राष्ट्रपति पद पर हमने आदिवासी पद सुशोभित करा। आप बताइए, वीरप्पा मोइली के अलावा आपके कैबिनेट में कौन था आदिवासी दलित चेहरा? वीरप्पा मोइली जी के अलावा 150 सेक्रेटरी के पद में कौन सा आपने आदिवासी व्यक्ति को या पिछड़े व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को आपने मौका दिया था? हमने दिया है ना मौका। लगभग 16 से 17 मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमने बनाए। बताइए कांग्रेस के इतिहास में कभी 16 या 17 कैबिनेट मंत्री हुए हो?
तो निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय स्तर पर हम नेतृत्व देने का कार्य कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने के बाद हम लगभग अभी 30 अनुसूचित क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजना लाई गई, 73,000 करोड़ का बजट लाया गया, और लगभग 63,000 गांवों तक मैं पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में हम वहां तक पहुंच रहे हैं। जी जी प्रेम व्यास जी, पूरी बात मैं अमित जी तक पहुंच गई है। एक बात ये ज़रूर है कि देखिए, आदिवासी सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं हमेशा हर सरकार के लिए, लेकिन ये भी एक कंपटीशन बचा हुआ है कि कौन किस पर क्या कर रहा है। आपने एक उदाहरण, अमित जी ने एक उदाहरण दे दिया पेशाब कांड का, दूसरा आपने दे दिया, तो ये कंपटीशन क्यों बचा हुआ है अमित जी? देखिए योगीराज जी, मैंने कहा ना कि झूठ के पर नहीं होते, मेरे साथी विद्वान हैं, लेकिन जिस राजस्थान की घटना को कोड कर कह रहे हैं, पहले उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लें कि वो किस पार्टी का था, और पार्टी का समर्थक होना, पार्टी का कार्यकर्ता होना, और पार्टी की घटना में किस संदर्भ में वो घटना हुई थी। इस बात को जो मध्य प्रदेश में एक पेशाब कर रहा है, एक उनकी पत्नी को मार रहा है, एक छतरपुर में घटना आदिवासी को मारने की हुई, मंडला में प्रतिदिन करीब 7 घटनाएं ऐसी हैं जो लगातार अभी पिछले महीने से बड़ी घटनाएं हुई हैं। दूसरी बात, में जल जंगल जमीन के मामले में जिस तरीके से ये एक्ट लाने की बात हुई थी, मेरे विद्वान साथी को पता होगा कि नहीं तो सरकार से जानकारी लें, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और जब आपकी अटल जी की सरकार थी, इस प्रस्ताव को 3 बार रोका गया, और मनमोहन सिंह जी की सरकार पहली ऐसी थी कि जो आदिवासियों के भू जंगल जमीन के मामले में एक्ट का प्रावधान कर उसको लागू करने का देश में काम किया, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैंने कहा ना, मुख्य पद पर हमने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, हमने उप मुख्यमंत्री बनाया, मेरे साथी ने तमाम इधर उधर की चेहरों की बात गिना दी, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी हाल ही में बात आई थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि आपके सरकार आएगी 2023 में तो हम आदिवासियों के कई चेहरों को मौका देंगे। आप देखिए कि आदिवासियों के एक आदिवासी मंत्री, वो अपने विभाग के लिए जब इन्होंने रावत जी को लिया तो उसने इस्तीफा दे दिया, ये इन्होंने मंत्री बनाया, वो बेचारा तड़पता रहा कि मुझे वन विभाग चाहिए, मुझे उस आदिवासी मंत्री के साथ अत्याचार करा इस मध्य प्रदेश में, और बेबस होकर वो पति पत्नी इस्तीफा देने पहुंच गए। जब संगठन ने चुप करा कि भैया सच बात सामने आ रही है, जब जाके वो विराम लगा। इस बात के गवाह प्रेम जी है, पूरी पत्रकारिता है। आदिवासियों के हित की बात कांग्रेस को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इन 70 सालों में देश जानता है कि न केवल चिंता करने का काम किया, बल्कि आदिवासियों के सशक्त नेतृत्व देने का काम किया। उनके जल जंगल जमीन के मामले में तो उमा भारती ने प्रशंसा करी थी कमलनाथ जी के समय में कि वाकई में जो कमियां थी वो उमा भारती जी ने कहा था, मैं भी करना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकारों को करना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूं कमलनाथ जी की सरकार को, और कमलनाथ जी ने न केवल बात करने का काम किया, बल्कि उस महाकौशल के आदिवासी अंचल पर बड़े फूड प्रोसेस व्यापार संबंधित, जिससे आदिवासी आगे बढ़ने का काम करे, हजारों करोड़ रुपए बजट में रखने का काम किया था, न कि घोषणा करने का काम किया था। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। प्रेम व्यास जी उंगली उठा रहे हैं। प्रेम व्यास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं जाऊंगा जरा प्रदीप जी के पास। गोपाल मीणा जी के संदर्भ में कांग्रेस के नेता थे, एक बार उसको चेक कर लें, और एसपी पुलिस अधिकारी के द्वारा उन्होंने ये सब कृत्य करा था जिसको वहां हाईलाइट भी हुआ था। दूसरा, आदिवासियों के लिए आपने कमलनाथ जी बेगा सहारिया भारिया महिलाओं का अनुदान आपने बंद कर दिया था। पैसा एक्ट को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पटल पर खड़ा होकर कहा था कि मैं पैसा एक्ट इसलिए बंद नहीं करूंगा क्योंकि ये कांग्रेस की विफलता और भारतीय जनता पार्टी की सफलता को प्रदर्शित करती है। दूसरा, मैंने जो आपको जितने आंकड़े बताए, आपने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, आप ध्वस्त कर दीजिए जो जो चीजें मैंने कही। आपने इंडिजिनियस स्पीशीज की बात करी थी, और हमने 15 नवंबर 2023 को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में बनाया। इंडिजिनियस स्पीशीज के रूप में विदेशी बनाते थे, हमने उसको बताया कि राष्ट्रीय है, वो हमारी अंग का एक हिस्सा है, और इस तरह से हम उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है। विद्यालय की हमने घोषणा करी थी, बनाया। उसके बाद में 2019 के पूर्व जनजाति जो कई सारे अफवाह और इस तरह के नियम लगा के बंद कर दिए जाते थे, उसमें कमी आई है। ठीक है प्रेम व्यास जी। जी एक आखिरी बात, प्रेम भाई, आप अपनी सरकार से पूछिएगा कि पिछले साल से चालू हुई है, पिछले 4 वर्षों से आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के मध्य प्रदेश के नौजवानों की स्कॉलरशिप रुकी होगी, और आप इसकी जानकारी लीजिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अमित जी और प्रेम व्यास, एक मिनट। प्रेम जी एक मिनट, चूंकि आपकी दोनों की बात आ गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कोई भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। आदिवासियों को लेकर सब
की बढ़ चढ़कर दावेदारी है, बावजूद इसके दोनों दलों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पेशाब भी कर रहे हैं आदिवासियों पर। खैर, मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, क्या वास्तव में इस सब से, जैसे मान लो कैबिनेट कर दी वीरांगनाओं की जगह पर जबलपुर में या होलकर जी को लेकर इंदौर में कर दी, ये सब क्या वास्तव में इफेक्ट डालते हैं क्या? देखिए योगी राज जी, ये सब चीजों से आदिवासी या हरिजन को कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो हमारे समाज का अति पिछड़ा हुआ वर्ग था एक समय में। अब धीरे धीरे वो भी प्रोग्रेसिव, उसको भी लगने लगा है कि हमको भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमको भी समाज में एक अपनी वो पहचान बनानी चाहिए। तो इसके लिए हमको उस क्षेत्र का उत्थान करने की आवश्यकता है, चाहे वो मंडला हो, सिवनी हो, सिगरौली हो, बालाघाट हो, ढिंढोरी हो। इन क्षेत्रों को विकास की ओर ले जाने की आवश्यकता है। जो गांव है, उन गांवों में हम एक अच्छा एजुकेशन के लिए एक अच्छी स्कूल, वहां के जो पढ़ाई के लिए संसाधन, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं, वहां रोजगार के साधन, ये सब जब चीजें हम डेवलप करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर उनका उत्थान होगा। हम ये कहेंगे कि आदिवासी हमारे हैं, बलिदान दिवस हम बनाएंगे, बाबा साहब के साथ जाएंगे, इससे ये प्रोपेगेंडा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, आज की डेट में उनके उत्थान के विचारधारा को लेकर नहीं चल रही है। ठीक है। और जब तक इस विचार को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी आप, जमीन पर और धरातल पर बहुत ज़्यादा भी काम करने की आवश्यकता है, खास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर। लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है, वक्त की बंदिशें, वार्ता को ये विराम दूंगा। लेकिन इस बात के लिए आप तीनों का धन्यवाद और शुक्रिया करूंगा कि बहुत शालीनता के साथ आपने इस चर्चा को संपन्न किया। प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।